तमाम सीखने और देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पिछली तमाम वीडियोस में ये सीख चुके हैं कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस को सीखने के लिए जिन 8 बुनियादी बातों का जानना ज़रूरी है, उनके बारे में भी कुछ बातचीत हम कर चुके हैं। तो अब हम जो है सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं और इसके सेंटेंसेस या जुमले जिनका ताल्लुक प्रेजेंट टेंस से होता है, उनके बारे में उनकी ट्रांसलेशन के मुतालिक जो है वो तरीका सीखते हैं। जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी कोई सेंटेंस, जुमला या फिक्रा या बात हमें इंग्लिश से, उर्दू से अंग्रेजी में अगर उसको ट्रांसलेट करना हो, उसका तर्जमा करना हो उर्दू से अंग्रेजी में, तो सबसे पहला जो स्टेप या सबसे पहला कदम या सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, वो हमें ये देखना होता है कि जो जुमला या जो फिक्रा या जो सेंटेंस या जो बात हमारे सामने है, उसका ताल्लुक, वो सेंटेंस या वो जुमला, उसका ताल्लुक, उसका यानी कि जमाना या उसका वक्त या उसका टेंस कौन सा है, उसका ताल्लुक किस जमाने वक्त से है, ये जानना इंतहाई जरूरी होता है। तो ये बात समझने के लिए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो है उसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है उसमें जो इंतहाई जरूरी चीज होती है वो ये है कि उसके अगर सेंटेंस हमारे सामने हो, उन सेंटेंसेस को या जुमलों को देखने के लिए, समझने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या ये जुमला या सेंटेंस जो हमारे सामने है, इसका ताल्लुक मौजूदा वक्त यानी आज या अभी से है। तो अगर उस सेंटेंस या जुमले या फिक्रे का ताल्लुक आज या अभी से हो, तो ऐसा सेंटेंस या ऐसा जुमला प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक रखता होगा। अब देखें, जैसे अब हम इसको मजीद मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल नंबर 1, मैं खाना खा रहा हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका ताल्लुक अभी से है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस मौजूदा जमाने का जुमला होगा। अब देखें मिसाल नंबर 2, इसमें वो चाय पी चुका है। इस जुमले में अब इसका ताल्लुक भी मौजूदा वक्त से है, यानी कि उसको चाय पिए हुए कुछ ही थोड़ी ही देर गुजरी है जुमले से, यही जाहिर होता है। इसका ताल्लुक भी प्रेजेंट टेंस यानी कि जमाना हाल से, मौजूदा वक्त से है। मिसाल नंबर 3, तुम क्रिकेट खेलते हो। ये सेंटेंस भी बड़े वाजे तौर पे ये बता रहा है कि इसका ताल्लुक भी मौजूदा वक्त से है, यानी कि प्रेजेंट टेंस से। मिसाल नंबर 4, क्या तुम वहां हर रोज जाते हो। सेंटेंस की सेंस से, सेंटेंस के मतलब से हमें पता लग रहा है कि इसका ताल्लुक भी मौजूदा जमाने यानी कि प्रेजेंट टेंस से है। मिसाल नंबर 5, मैंने पानी पी लिया है। इसका ताल्लुक भी अभी से है, आज से है, ये प्रेजेंट टेंस के जुमले हैं। पिछली स्लाइड में जो बातें हमने डिस्कस की हैं, जिन पर हमने बात की है, उनको देखते हुए हम एक रूल या एक कायदा या एक कानून बना सकते हैं ऐसे जुमले या ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फिक्रों को पहचानने का जिनका ताल्लुक प्रेजेंट टेंस से हो। उनके लिए हम एक कानून, एक कायदा, एक तरीका बना सकते हैं। यानी कि हम उन जुमलों को कैसे पहचानेंगे, वो ऐसे तमाम फिक्रे या जुमले या बातें या सेंटेंसेस उर्दू में जिनके आखिर में ये अल्फाज आए, जिनके आखिर में ये अल्फाज आए, वो तमाम जुमले, सेंटेंसेस, फिक्रे या बातें, उनका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, प्रेजेंट टेंस से होगा। उनका ताल्लुक
प्रेजेंट टेंस से होगा। प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ये बात डिस्कस की है कि प्रेजेंट टेंस को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अब सबक के इस हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो फिक्रे या जुमले या सेंटेंसेस हैं उनकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, जैसे कि तमाम टेंसेस के लिए जरूरी होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले या फिक्रे को हम पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर फिक्रे या जुमले का इख्तिताम इन अल्फाज पे हो तो इस तरह का जुमला, फिक्रा या सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला कहलाता है। और इस तरह के सेंटेंस या जुमले की ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए के मुताबिक की जाएगी। मिसालों से इस बात को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जुमले या फिक्रे अपनी वॉइस के लिहाज से 2 कैटेगरीज में, 2 हिस्सों में तकसीम की गई। मिसाल नंबर 1 में हम एक्टिव वॉइस की मिसाल को लेते हैं, मैं हॉकी खेलता हूं। अब ये देखें, इस सेंटेंस में इसका इख्तिताम ता हूं पर हो रहा है। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इसका ताल्लुक होगा। मिसाल नंबर 2, तुम चाय नहीं पीते हो। अब इस जुमले का ताल्लुक ते हो पर हो रहा है, इख्तिताम इसका ते हो पर हो रहा है। ये जुमला जो है इसका ताल्लुक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होगा। मिसाल नंबर 3, क्या वो खत लिखता है। अब इस सेंटेंस का या जुमले या बात का इख्तिताम या खात्मा लफ्ज ता है पर हो रहा है। अब ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इसका ताल्लुक है। अब इसी तरह से हम पैसिव वॉइस जुमलों को भी देखते हैं। मुझसे हॉकी खेली जाती है। अब इस मिसाल में देखें कि इस सेंटेंस का इख्तिताम ती है पर हो रहा है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा। तुमसे चाय नहीं पी जाती। ये सेंटेंस भी जो है वो ती है कह लें या ती पर हो रहा है इसका इख्तिताम। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला या सेंटेंस होगा। क्या उससे खत लिखा जाता है। इस जुमले का इख्तिताम भी ता है पर हो रहा है। इस लिहाज से ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इसका ताल्लुक होगा, मगर ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है। और इससे पहले जो हमने सेंटेंसेस जो राइट साइड पे लिखे हुए हैं जिनके बारे में हमने बात की है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। ये बात याद रखने की है कि एक्टिव वॉइस जुमलों की ट्रांसलेशन या तर्जुमा करने के लिए एक मुख्तलिफ तरीका अख्तियार किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस जुमलों का ट्रांसलेशन करने के लिए एक मुख्तलिफ तरीका अख्तियार किया जाता है, जो कि हम आने वाली नेक्स्ट अपनी अगली जो स्लाइड्स हैं उनमें उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे। जब हम ये पहचान चुके होते हैं कि दिए गए फिक्रे, सेंटेंस या जुमले का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, तो अगला कदम या अगला काम ये होता है कि हम ये देखें कि दिया हुआ जुमला या फिक्रा फिक्रे की कौन सी किस्म से ताल्लुक रखता है। यानी कि हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या दिया हुआ जुमला सादा जुमला है या मनफी जुमला है या कि सवालिया जुमला है। अगर जुमला सादा जुमला है तो उसका तर्जुमा करने के लिए हम सबसे पहले फाइल लिखते हैं, फिर दूसरे नंबर पर फेल लिखते हैं, फेल की पहली शक्ल लिखते हैं, फिर तीसरे नंबर पर मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं,
اور پھر چوتھے نمبر پہ جملے کا باقی حصہ لکھتے ہیں. یعنی کہ فارمولا اگر ہم بنا لیں پریزنٹ انڈیفینٹ کے سمپل سینٹینس یا سادہ جملے کو ٹرانسلیٹ کرنے کا جس کا تعلق کہ ایکٹیو وائس سے ہو, اس کا اگر ہم فارمولا بنا لیں تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یعنی کہ فائل لکھیں گے انگلش میں, پھر فرسٹ فارم آف دی ورب یعنی کہ فعل کی پہلی شکل لکھیں گے, پھر تیسرے نمبر پر ہم آبجیکٹ یعنی کہ مفعول لکھیں گے, اور چوتھے نمبر پہ ہم جملے کا باقی حصہ ریمیننگ پارٹ کہہ لیں اس کو ریمیننگ پارٹ لکھیں گے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. اب جبکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سادہ جملے یعنی کہ سمپل سینٹینس کی ٹرانسلیشن اردو سے انگلش میں ہم کیسے کریں گے, تو اس حوالے سے ایک دو باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. وہ دونوں باتیں کچھ مختصر سی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ہم اس سلائیڈ میں ان دو باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر جملہ یا فقرہ جو ہے اس کا آغاز یا اس کا فاعل یا اس کا سبجیکٹ ہی, شی یا اٹ ہو, تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم فرسٹ فارم آف دی ورب اس طرح کے جملے میں استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ یعنی کہ ورب کی جو پہلی شکل ہے فرسٹ فارم آف دی ورب ہے اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا لازمی اضافہ کریں گے, ایس یا ای ایس کا لازمی اضافہ کریں گے. جیسے اب اور ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنے کے لیے اب ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ یا ایس لگائیں ورب کی فارم کے ساتھ پہلی فارم کے ساتھ یا ای ایس لگائیں, تو اس کے لیے بہت سادہ سا اصول یہ ہے کہ اگر تو ورب جو ہے وہ واول حروف پر ختم ہوتا ہو, یعنی کہ ورب کے آخر میں اگر اے, ای, آئی, او, یو یہ 5 ہوتے ہیں واولز, اگر تو ورب جو ہے وہ ان 5 میں سے کسی ایک لیٹر پہ ختم ہو تو پھر ہم ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. ادروائز ورنہ ہم ورب کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ کریں گے. اور یہ ایس یا ای ایس کا اضافہ کب کرنا ہے؟ اگر جملے کا جو ہے فاعل یعنی کہ سبجیکٹ یا ہی ہو یا شی ہو یا اٹ ہو, ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک ہو تو پھر ہم اس ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. اور یہ میں نے جیسے بتا دیا کہ ای ایس کون سے کس کے ساتھ لگنا ہے, جہاں پہ ورب جو ہے وہ واولز پہ اس کا اختتام, اور واولز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اے, ای, آئی, او, یو یہ 5 لیٹرز ہیں, ان کو ہم واولز بولتے ہیں. اب یہ کچھ مثالوں پہ غور کرتے ہیں. دیکھیں مثال, وہ اسکول جاتا ہے. اب اس سینٹینس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سینٹینس ہے اس کا آغاز اس کی شروعات ہی سے ہو رہی ہے, یعنی کہ اس کا فاعل ہی ہے. اب جو فارمولا اور جس کی ہم نے بات کی ہے پیچھے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے فاعل لکھتے ہیں, پھر ہم دوسرے نمبر پہ ورب کی پہلی فارم فرسٹ فارم پہلی شکل لکھتے ہیں, پھر ہم آبجیکٹ لکھتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ یہ ہی سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ہمیں ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایس لگائیں یا ای ایس لگائیں, یہ فیصلہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورب کی جو پہلی فارم ہے وہ ہے گو, اور گو کا جو اینڈ ہے وہ او پر ہو رہا ہے, اور او جو ہے وہ 5 واولز میں سے ایک واول ہے, اس لیے ہم اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. اب مثال نمبر 2 کی طرف دیکھتے ہیں, مزید سمجھتے ہیں بات کو. مثال نمبر 2 کی طرف دیکھتے ہیں, وہ لکھتی ہے, شی رائٹس. اب اس سینٹینس کا بھی جو آغاز ہے وہ شی سے ہو رہا ہے, فاعل یعنی کہ شی ہے. اب اس میں جو ہے وہ اصول اور قاعدے اور قانون کے مطابق سب سے پہلے فاعل آئے گا, پھر فرسٹ فارم آف دی
वर्ब आएगी और बाकी इसमें ना ऑब्जेक्ट है ना सेंटेंस का बाकी हिस्सा है। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस का इजाफा करना है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस शी के साथ शुरू हो रहा है। अब ये क्या फैसला, कैसे फैसला करेंगे कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाएं या ईएस लगाएं? इसके लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि यहां पे जो सेंटेंस है, जो वर्ब है, उसका इख्तिताम लेटर ई पे हो रहा है, यानी कि वॉवल्स में से एक लेटर यहां पे यूज हो रहा है, ई। अब यहां पे हम ई एस का इजाफा नहीं कर सकते, मगर चूंकि ई ऑलरेडी मौजूद है तो हम उसको ई एस, राइट्स, ये हमारा राइट्स बन जाएगा। तो इसमें इन बातों का ख्याल रखना, ये जो जिनको मैंने आपको तफसील से बताया कि ये हमारे लिए खास तौर पे ख्याल रखना जरूरी होता है। ही, शी और इट का जो है जब फाइल होगा, जब सब्जेक्ट होगा, तो हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर जो फैसला करना है कि एस या ई एस का इजाफा कैसे करना है, तो इन वॉवल्स को हम जहन में रखेंगे। अब इस सबक के इस हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के को मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ जो है वो मिसालों पर गौर करते हैं और उनके बारे में बातचीत करते हैं। जो रूल या जो फार्मूला हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, उसको मजीद वजाहत के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1, मैं रोज हॉकी खेलता हूं। आई प्ले हॉकी डेली। अब जो फार्मूला हमने पिछली मिसाल में तय किया था वो क्या था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरे नंबर पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर चौथे नंबर पे फिक्रे का बाकी हिस्सा आएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। अब इसमें आप ये देखें कि यहां पे जो सब्जेक्ट है वो ही, शी और इट में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं कर रहे हैं। मिसाल नंबर 2, मरियम किताब पढ़ती है। मरियम रीड्स अ बुक। अब आप इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें जो बात गौर करने की है इस सेंटेंस में, यहां पे जुमले का जो आगाज है, जुमले की जो शुरुआत है, वो मरियम से हो रही है, यानी कि हमारा फाइल जो है वो शी है। अब जब फाइल शी होगा या ही होगा या इट होगा, तो हमने वर्ब की यानी कि फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस का इजाफा करना होता है। और हम ये बात पिछली अपनी स्लाइड में तफसील से ये बात कर चुके हैं कि अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसका इख्तिताम ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से किसी एक लेटर पे हो रहा है, तो फिर हम उसमें ई एस का इजाफा करते हैं, अदरवाइज वरना हम उस पे एस का इजाफा करते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। अब मिसाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 3 में वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब आप इस मिसाल को देखें। इस मिसाल में जो सेंटेंस है और जो जुमला है उसका आगाज लेटर ही से हो रहा है। सब्जेक्ट यानी कि इसमें ही है, और हमने पीछे ये बात की थी कि अगर सब्जेक्ट या फाइल ही होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। मगर चूंकि यहां पे वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ ऑलरेडी ई है, तो ऑलरेडी अगर ई होगा तो सिंपली सिर्फ हम उसके साथ एस लगा देंगे। तो ये एक किस्म का ई एस का इजाफा खुद ब खुद तसव्वुर होगा। ही राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। यानी अब अगर आप अपने जहन में वो फार्मूला लेके आए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
फिर दूसरे नंबर पे वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो उस फॉर्मूले पे ये ट्रांसलेशन पूरी उतर रही है। मिसाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तुम पैदल स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल ऑन फुट। अब इसको भी आप देखें, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, फिर इसमें तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, और चौथे नंबर पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ रहा है। मिसाल नंबर 5, बाज औकात ऐसे होता है। बड़ा सादा सा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का आगाज हो रहा है इट से, इट हैपन्स समटाइम्स। इसमें अब आप ये देखें कि चूंकि सेंटेंस जुमले का आगाज इट से हो रहा है, फाइल इट है, तो वर्ब की जो पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है हैपन। हैपन के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, एस का इजाफा किया गया है, इट हैपन्स समटाइम्स, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। लेकिन चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं आया, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया। उम्मीद है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये हमारे इस सबक की और इस लेसन की आखिरी स्लाइड है। इस स्लाइड को खत्म करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें आप के फीडबैक का और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।